अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, है ना। इसमें हम लोगों ने पहले कवर अप किया हुआ है वेपर प्रेशर क्या होता है ना। वेपर प्रेशर से रिलेटेड बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। फिर हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ डिस्कस किया था कि जब कोई सॉल्यूशन हो तो किसी भी सॉल्यूशन में जब दो कंपोनेंट्स आप मिलाएंगे, है ना। हम लोगों ने सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए ए और बी नाम दे दिया था दो कंपोनेंट का, कि एक लिक्विड ए मिलाया, दूसरा लिक्विड बी मिलाया, तो दोनों को मिलाने से जब एक सॉल्यूशन बनता है तो जो टोटल प्रेशर आएगा एट इक्विलिब्रियम, जो टोटल प्रेशर आएगा उसको बोलेंगे सॉल्यूशन का प्रेशर, पी सॉल्यूशन, और यू कैन से इट पी टोटल। तो ये किस वजह से होगा? ऑब्वियसली डाल्टन के जो लॉ है पार्शियल प्रेशर वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे, जो गैसियस स्टेट में आपने पढ़ा था कि किसी भी कंटेनर में एक से ज़्यादा गैसेस हों तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से आएगा? सारे गैसेस के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का सम, जो हर एक गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, जैसे आप लोगों ने पार्शियल प्रेशर बोला था, उन पार्शियल प्रेशर्स का सम। तो यहाँ भी क्या बात करेंगे कि टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होगा? सम के, पी ए प्लस पी बी। ये सब बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, है ना, पी ए प्लस पी बी। अब जो राउल्ट ने लॉ दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिखा था कि किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, है ना। तो वहाँ से हम लोगों ने निकाला था पी ए। अगर ए का पार्शियल प्रेशर बोले, पार्शियल वेपर प्रेशर, सो इट इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, है ना, और बी का तो पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर है? ये पी ए नॉट क्या था? वेपर प्रेशर किसका? ए का। कब? प्योर फॉर्म में, जब वो प्योर ए ही था, उसमें कुछ और मिला हुआ नहीं था। या सिंपली आप कहो जब प्योर था तो मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा? 1। तो यहाँ जस्ट आप मोल फ्रैक्शन 1 पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? पी ए नॉट। ठीक, तो क्या बोला जा रहा है कि पी ए नॉट क्या है? ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। पी बी नॉट क्या है? बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। व्हाट इज एक्स ए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज। व्हाट इज एक्स बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन लिक्विड फेज। व्हाट अबाउट वाई ए एंड वाई बी? तो इसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स चले गए तो वेपर फेज में कंपोनेंट ए का कितना मोल फ्रैक्शन है उसे हम लोगों ने एक अलग सिंबल दिया था y। तो ya वाज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट a इन वेपर फेज एंड yb वाज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट b इन वेपर फेज। ओके, तो ये जो फॉर्मूला लिखा, ये वाला फॉर्मूला, यही P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये कहां से लिखा? राउल्ट्स लॉ से। और ये वाला जो फॉर्मूला लिखा, ये कहां से लिखा? डाल्टन्स लॉ से। याद करो 11th क्लास, है ना। डाल्टन्स लॉ क्या बोला था कि किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड विथ टोटल प्रेशर। क्लियर है? तो टोटल प्रेशर इतनी यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर है, पी सॉल्यूशन का हो या पी टोटल का हो। सिमिलरली ये भी वही है, वाई बी इंटू पी सॉल्यूशन। खैर, तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। ये हमने साइड में आपको इसलिए लिखा है कि ध्यान रहे आपका, इन्हीं फार्मूलाज का, इन्हीं इक्वेशंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम आपके सामने लेकर के आए हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। एक एक टाइप बताएंगे आपको कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मैंने आपसे बोला था पहले भी, बहुत शुरुआत में बोला था कि आपके पास अच्छी किताबें होनी चाहिए। खास के फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक बहुत स्टैंडर्ड किताब आती है, आर.सी. मुखर्जी। ये किताब आपके पास ज़रूर होना चाहिए, बहुत ही स्टैंडर्ड किताब है खास के JEE एस्पायरेंट्स के लिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा। ये किताब बहुत सस्ती भी है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लगभग 350 के आसपास की किताब है। तो खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो आएंगे इस टॉपिक पे, तो किस लेवल पे प्रॉब्लम आएंगे, एक दो क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में किया था, आज के लेक्चर में भी देख सकते हो। मान लो आपसे कहा गया कि एक सॉल्यूशन बनाया गया लिक्विड A और लिक्विड B को मिला करके। ठीक है साहब, तो ये क्या हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, कोई दिक्कत? मान लीजिए आपको सवाल में दे रखा है पी ए नॉट की वैल्यू और पी बी नॉट की वैल्यू, ये वैल्यू दे रखा है। ठीक, मान लो उसने दिया आपको, लेट इट इज 600 mm ऑफ Hg एंड इट इज 400 mm ऑफ Hg, उसने दिया। क्लियर? ठीक, अब बोला कि साहब कंपोनेंट ए और बी मिलाया आपने, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए जो मिक्स किया गया वो मिलाया 1 मोल। कितना मिला? 1 मोल। और नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी जो मिलाया वो मिलाया 4 मोल। क्लियर? इतना इंफॉर्मेशन दिया। ठीक,
अब वो आपसे सवाल पूछ रहा है, पहला सवाल, विच ऑफ द कंपोनेंट वेदर ए और बी इज मोर वोलेटाइल? बोलो, कंपोनेंट ए ज्यादा वोलेटाइल है या कंपोनेंट बी ज्यादा वोलेटाइल है? तो हम लोगों ने क्या बोला था, वोलेटिलिटी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ एनी लिक्विड। क्लियर है? तो आपको लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर दे रखा है, दैट इज 600 and 400 mm। तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा वो ज़्यादा वोलेटाइल। तो अगर आपसे पूछे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो कौन ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है, तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, ए इज़ मोर वोलेटाइल इन कंपैरिजन टू बी। यस सर नो? ठीक है, पहला सवाल मैंने एक छोटा सा पूछा आपसे कॉन्सेप्चुअली। नाउ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मान लो उसने सवाल पूछा कि भाई साहब पी सॉल्यूशन बता दो, ठीक है, मतलब टोटल जो प्रेशर, अगर हम इसको बंद कर दें तो यहाँ जो टोटल प्रेशर आएगा वो टोटल प्रेशर आपसे पूछ रहा है सॉल्यूशन का क्या होगा। तो हमने आपके सामने इतने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, सीधा सीधा क्या बोलेंगे आप कि पी सॉल्यूशन का मतलब क्या, दोनों का सम। ठीक, तो हमने क्या बोला हुआ, सीधा देखिए, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर पी ए दे देता, पार्शियल प्रेशर ही डायरेक्ट देता, पार्शियल प्रेशर अब बी ही डायरेक्ट देता, सीधा जोड़ देते आंसर वही मिलता। लेकिन उसने पी ए पी बी नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो क्या दिया, पी ए नॉट पी बी नॉट दिया। पी ए नॉट पी बी नॉट से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो क्या चाहिए आपको, एक्स ए और एक्स बी, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आप, अब क्या बोलते हो, इन दोनों से ही तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहीं से क्या बोल दोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, तो 1 + 4 कितना 5। व्हाट अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या बोलोगे, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 + 1 इज इक्वल टू 5। निकल गया मोल फ्रैक्शन। अब क्या करना है बेटा, अब सीधा लगा दो फॉर्मूला, नहीं क्या, तो क्या हो जाएगा, बोलो, पी सॉल्यूशन विल बी, योर पी सॉल्यूशन विल बी क्या, पी ए नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए नॉट, 600 इंटू मोल फ्रैक्शन 1/5 प्लस 400 इंटू 4/5, इतना ही तो है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक, एंड इट विल गिव यू द आंसर। बोलो बेटा क्या सॉल्व करके लाएंगे आप, ठीक, 600 काट दो इसको, क्या हो जाएगा 120, इसको काट दो क्या हो जाएगा 80, यहाँ कितना 120 और प्लस यहाँ कितना 8 चौका 32, 320, टोटल कितना हुआ 440, 440 mm ऑफ Hg, 440 mm ऑफ Hg किसका, टोटल प्रेशर, मींस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आया 440 mm ऑफ Hg। क्लियर? यहाँ पे एक बात और नोटिस करने की है कि ये जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये हमेशा किन दोनों के बीच में आना चाहिए, पी ए नॉट और पी बी नॉट के बीच में आना चाहिए। ग्राफिकल कैलकुलेशन याद है ना आपको, है ना? तो बोला था मैंने कि हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। देख लो, इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है। याद रखना, जब भी अगर इससे या इसके बाहर मिल जाए, मतलब लेस वॉलेटाइल मतलब दिस वन, जिसका वेपर प्रेशर कम है, लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट से कम या मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट की वेपर प्रेशर से ज़्यादा अगर टोटल प्रेशर की वैल्यू आए, तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन गलत है। एक क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, बाकी प्रोसेस थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपके सामने, तो आपने इसको सॉल्व किया। एनी इशू, एनी डाउट? तो ये एक टाइप है, क्वेश्चन का एक टाइप है। तो टाइप समझो, तरीका समझो। क्या बोला मैंने कि टोटल प्रेशर निकालने के लिए बोलेगा, फॉर्मूला ये भी दे सकता है डायरेक्टली, फॉर्मूला ये भी दे सकता है डायरेक्टली, फॉर्मूला ये भी दे सकता है, फॉर्मूला ये भी दे सकता है। सोच के देखो, इसी को अगर हम लोग चाहें तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सीख देखो जरा, इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट फॉर्मूला से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसा सॉल्व करेंगे बेटा? देखो, मान लो वो लिखा हमने पी सॉल्यूशन लिखा, फॉर्मूले की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट, पुट कर दो वैल्यू पी ए नॉट कितना है 600 प्लस अंडर ब्रैकेट क्या बोला पी बी नॉट दैट इज 400 माइनस ऑफ 600 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ मोल इसका कितना इंटू 4 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन इसका कितना, सॉरी नंबर ऑफ मोल कितना 4 डिवाइडेड बाय कितना 5। तो अब ये कितना हो जाएगा बोलो 600, ठीक, और प्लस 400 माइनस 600 कितना -200, ठीक, इंटू कितना 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड कर कितना मिला 40, है ना?
इससे मल्टीप्लाई कर दे, कितना मिला 160, तो ये कितना मिला 600 और माइनस कितना 160, कितना हो गया बेटा 440, मिला नहीं मिला? यही आंसर कहाँ से आया था? पिछले वाले से भी। क्लियर है? ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे आप प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व कर लो, चाहे यहाँ सॉल्व कर लो, दोनों तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चंस बुक से कराऊंगा आपको, है ना। अब जैसे इस पैटर्न पे भी सवाल पूछा गया तो इसको जल्दी से नोट करो, मैं फ़ौरन आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। जल्दी जल्दी करो। चलिए, आपके सामने प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? द वेपर प्रेशर ऑफ ए बाइनरी methanol and ethanol solution in millimeter of Hg is expressed as P is equal to 254 minus 119 mole fraction of ethanol, ET लिखा मैंने, ethanol, okay. Find vapor pressure of pure components, means you have to find out PA0 value and PB0 value। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे आप? सो आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है? ये क्या है? टोटल प्रेशर की वैल्यू है। अब देखो बेटा, समझो, एक सैम्पल प्रॉब्लम है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है नीट में भी, जेई में भी, ठीक। अब देखो कैसे यूज़ करते हैं इस इक्वेशन का, समझो कि जब भी ऐसे इक्वेशन से आपको PA0 और PB0 की वैल्यू पूछे, आराम से बताना PA0 की वैल्यू का मतलब क्या है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। PA0 की वैल्यू का मतलब है कि इट इज़ वेपर प्रेशर ड्यू टू ए व्हेन इट इज़ प्योर। तो जब ये प्योर है बेटा, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन कब है? मोल फ्रैक्शन क्या है? ए का 1 ना। कब? जब मोल फ्रैक्शन 1 है तभी ये PA क्या बना? PA0। क्लियर है? ओके। PB0 का मतलब क्या? कि जब मोल फ्रैक्शन B का क्या? 1। ठीक, या यूं कह दो मोल फ्रैक्शन B का कितना? 0, या यहां कह दो मोल फ्रैक्शन A का कितना? 0। एक ही बात है, सेम चीज यहां अप्लाई करना है। मान लो अप्लाई किया हमने कि मान लिया एक बार कि इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0 है। समझना, आपने सॉल्यूशन बनाया, एक में मिथेनॉल है, दूसरा में इथेनॉल है, दोनों को मिलाकर के सॉल्यूशन बनाया, ठीक। मैं कह रहा हूं कि अगर उसमें इथेनॉल मिलाया ही नहीं तो प्योर मिथेनॉल ही तो है ना। क्लियर है? तो जब प्योर मतलब इथेनॉल नहीं मिलाया तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0, मींस यू हैव प्योर मिथेनॉल। तो जब प्योर मिथेनॉल है तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म ही 0 हो गया ना। तो पहली कंडीशन में जब ये नहीं था तो क्या था? मिथेनॉल था। और अगर मिथेनॉल था तो ये टोटल सॉल्यूशन तो नहीं है, प्योर मिथेनॉल का वेपर प्रेशर है, तो क्या कहलाएगा? पी मिथेनॉल, MeOH से भी लिखते हैं, CH3OH से भी लिखते हैं, जैसा बोल। मिथेनॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जब खत्म हो गया तो बचा क्या? 254। क्लियर है? कोई तकलीफ? यही आपसे बोले कि ये तो P0 की वैल्यू आई किसकी? मिथेनॉल की। इथेनॉल का निकालना आपको, तो इथेनॉल का P0 वैल्यू होने का मतलब क्या है? ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। जब प्योर अल्कोहल है इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इथाइल अल्कोहल मस्ट भी क्या? 1। ठीक, जब इसको 1 पुट करेंगे तब यही चीज़ क्या कन्वर्ट हो जाएगी? P0 ऑफ ETOH। ठीक है, तो अब हो गया ये 1, और अगर ये 1 हुआ तो ये बच गया आपका 254 और माइनस 119। सॉल्व कर दो, गेट द आंसर। सो इट इज़ कितना? 14 में से 9 गया 5, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, और यहाँ से 2 में से गया 1। सो 135 mm ऑफ Hg। ये वैल्यू किसकी? इथेनॉल की। और ये वैल्यू किसकी है? मिथेनॉल की। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो आपसे पूछा था कि फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। आपसे वो ये भी पूछ सकता था कि बताओ बेटा, इथेनॉल और मिथेनॉल को मिलाकर का हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसकी वजह से टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन ये आ रहा है। सवाल ये है कि बताओ इथेनॉल और मिथेनॉल में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? तो भी आप सॉल्व करके निकालते ना। तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है? मिथेनॉल का। ठीक है, वो एक बार और घुमा के पूछता कि बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा वोलेटाइल है? फिर आप वही करते, आपको क्या निकालना था? P0 वैल्यू निकालना था, इथेनॉल और मिथेनॉल का। फिर आपने निकाला क्या? P0 वैल्यू। जिसका P0 वैल्यू ज़्यादा वो क्या है? ज़्यादा वोलेटाइल है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक, तो कौन ज़्यादा वोलेटाइल? ये ज़्यादा वोलेटाइल। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट? ओके सर यहाँ पर से एक और ख़ास बात, हम देखो न्यूमेरिकल करना इज़ नॉट अ बिग डील। आपको कुछ फॉर्मूला अगर आ गए तो अगर आप उसको फॉर्मूला का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इशू नहीं है, ट्विस्टिंग इशू है कि जब वो ट्विस्ट करेगा ना तब इशू है। ठीक, अब अगर आपको बोल दे कि जस्टिफाई करो वाई, क्यों इसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा आया, इसका क्यों नहीं आया, जबकि OH तो दोनों जगह है। अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे ले जाओगे, इसी क्वेश्चन को मॉलिक्यूलर लेवल पे ले जाओगे कि पूछेगा ऐसा क्यों आया,
तो देखो ज़रा, इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन का क्या मतलब है। कि ठीक है, आपने निकाल तो लिया वैल्यू, आपने इथेनॉल का भी निकाल लिया और मिथेनॉल का भी निकाल लिया। इससे ये पता चला कि मिथेनॉल इज मोर वोलेटाइल देन इथेनॉल। अब आओ मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो सर मॉलिक्यूलर लेवल पे मिथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH और इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। तो बताओ सर, ये OH और OH जो बेसिकली जो फोर्स आता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो तो यहां भी और यहां भी, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया इफेक्ट। तो इसकी वोलेटिलिटी कम क्यों या इसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा क्यों? तब देखो ध्यान से, OH OH एक कार्बन कार्बन, ये पूरा सिस्टम यहाँ ख़त्म कर दो, ये वाला सिस्टम यहाँ ख़त्म कर दो, तो एक्स्ट्रा ये पोर्शन बढ़ा ना, एक्स्ट्रा ये पोर्शन बढ़ा। तो आप क्या बोलोगे, ये है मिथेनॉल और ये है इथेनॉल, दोनों में क्या कॉमन है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब, लेकिन इसमें एक कार्बन ज़्यादा है, इसका मतलब इसका मास ज़्यादा है। अगर आपसे कोई बोले CH3OH मतलब क्या? CH4O, और इथेनॉल मतलब क्या? C2H6O। ठीक, नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों जगह है, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ बात करो मॉलिक्यूलर मास की, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 12 4 16 16 32, और इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 6 30 और 16 46। किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है बेटा? इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उसका वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ये बात आप जानते हो। ग्रेटर द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेसर विल बी वोलेटिलिटी। तो अगर आपसे पूछे कि ठीक है न्यूमेरिकल तो आपने सॉल्व कर दिया, बट आंसर ये बताओ कि बेटा ऐसा हुआ क्यों, तो आप क्या बोलेंगे? ड्यू टू इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल देयर इज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच डिक्रीजेज द वोलेटाइल नेचर ऑफ इथेनॉल। क्लियर है? तो ये ट्विस्टिंग कभी कभी IIT ऐसी चीज़ें पूछ देता है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, जब तक इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन आर रेस्पेक्टिवली 75 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड 22 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो पहले जो क्वेश्चन का ये पार्ट दिया गया है, तो इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन रेस्पेक्टिवली आर क्या? 75, मतलब बेंजीन को अगर मैं B से डिनोट करूं, सो PB0 की वैल्यू दे रखी है 75 mm ऑफ Hg, ठीक। और टॉलिन की वैल्यू दे रखी है PT0, इसकी वैल्यू दे रखी है 22 mm ऑफ Hg। ये आपको गिवन है एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहा है? इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, अगला इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इन द वेपर फेज आर 0.63। 0.63 किसके लिए बोला? बेंजीन के लिए। तो वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे? Y से। सो Y ऑफ बेंजीन इज गिवन टू यू, दैट इज 0.63, ठीक। और टॉलिन के लिए मोल फ्रैक्शन आपको क्या दे रखा? 0.37। टॉलिन के लिए मोल फ्रैक्शन 0.37, ठीक, रेस्पेक्टिवली। नाउ कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल मिक्सचर। तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आपसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन है वर्ड्स में, और ये इंफॉर्मेशन इनफैक्ट आपके पास, और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक। और यहाँ से क्या निकालना है? टोटल प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये लिखा हुआ थोड़ा लंबा है बट है सिंपल। क्या है? आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला था, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्या लिखा था? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मान लो बेंजीन है तो क्या लिखा था? YB अपॉन क्या? PB0 प्लस टॉलिन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन वेपर फेज डिवाइडेड बाय इसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में किसका? टॉलिन का। बस इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो YB की वैल्यू क्या दे रखा है? 0.63 डिवाइडेड बाय PB0 75 प्लस YT 22 mm डिवाइडेड बाय PT0 ये दे रखा है 22, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इट इज 0.37 और PT0 इसकी वैल्यू दे रखा है 22 mm ऑफ Hg। बस
ये 4 इंफॉर्मेशन दे रखा है, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपके पास कितनी वेरिएबल्स, 1 2 3 4 5, 5 में से 4 वेरिएबल दे रखा है। आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर, पी सॉल्यूशन। सिंपल अरिथमेटिक, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको दे रखा है कि बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 75 mm ऑफ Hg और टॉलिन का वेपर प्रेशर 22 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये इसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है, ये इसके प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। एग्जामिनर आपसे ये भी ट्विस्ट करके पूछ सकता है कि बताइए, जस्टिफाई कीजिए कि बेंजीन का वेपर प्रेशर टॉलिन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा क्यों है। या पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि बेंजीन और टॉलिन में कौन ज़्यादा वोलेटाइल है और क्यों। तो हमने क्या बोला कि वोलेटिलिटी को कहां से एक्सप्रेस करते हैं कि वोलेटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड। पी नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा वोलेटाइल है, या यूं कह लो कि जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका नेचर, उतना ज्यादा टेंडेंसी होगी कि वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएं, और वेपर फेज में जितने मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व होंगे उतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, देयरफॉर विल बी ग्रेटर वेपर प्रेशर। तो वोलेटिलिटी किस पे डिपेंड करता, वेपर प्रेशर पे। और आपको वेपर प्रेशर डायरेक्टली दे रखा है क्या कि बेंजीन का वेपर प्रेशर 75, तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो यहाँ से तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि वोलेटाइल बेंजीन ज़्यादा वोलेटाइल है, टॉलिन कम वोलेटाइल। अब दूसरा सवाल कि क्यों बेंजीन ही वोलेटाइल ज़्यादा हुआ। ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आया कि एक्सपेरिमेंट से आपको बताया गया कि इसका वेपर प्रेशर इतना मिला और इसका इतना मिला, लेकिन अब थ्योरी आपसे पूछ रही है कि क्यों एक्सपेरिमेंटली बेंजीन का ही वेपर प्रेशर ज़्यादा मिला। तो यहाँ पे एक बात छिपी है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। खैर, यहाँ प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, बहुत बिल्कुल एक लाइन का प्रॉब्लम था, ये काम खत्म है। ये सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने। नाउ सी, अब बात आ रही है कि बेंजीन और टॉलिन में तो दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो अब क्या बोलेंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता। तो आप बोलते हो कि ये आपका बेंजीन है, इनफैक्ट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे तो C6H6। टॉलिन का मतलब क्या, इसी बेंजीन में से जो आपका कार्बन है उससे अटैच्ड एक हाइड्रोजन हटा दो, एक CH3 लगा दिया, तो आपने इसी का नाम दिया क्या, टॉलिन। ठीक, सो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आया, 6 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, तो कितने हो गए टोटल, C7। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 और 3 यहाँ, कितने हो गए, 8। सबसे पहली बात, इसके स्ट्रक्चरल एनालिसिस अगर आप करेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स दिख रहा है, तो बोलेंगे नहीं। क्या कोई डायपोल डायपोल अट्रैक्शन टाइप की कोई चीज़ दिख रही है, तो बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब अगर मेजर फैक्टर वो नहीं है तो अब सिर्फ और सिर्फ कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा, तो वो है वान डर वाल फोर्स। और वान डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो बोलते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास पे। सो व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों में से किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो बोलेंगे टॉलिन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कम है। इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, 78 यूनिट आएगा मॉलिक्यूलर मास। अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, 12 7 84 और 8 92, इसका मोलर मास 92। तो ग्रेटर द मोलर मास greater will be van der Waals force, and greater the van der Waals force, greater is the intermolecular attractive force, and greater the intermolecular attractive force, lower will be the chance to evaporate. So there will be lower value of P naught. इसीलिए बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा मिला और टॉलिन का वेपर प्रेशर कम मिला। ओके, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक सवाल है कि साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हैव वेपर प्रेशर ऑफ 280 mm ऑफ Hg। साइक्लोहेक्सेनॉल की वैल्यू 280 mm ऑफ Hg दे रखा है। ये क्या है, ये P नॉट वैल्यू, ठीक, एंड 168 mm ऑफ Hg। इथेनॉल की वैल्यू 168 mm ऑफ Hg है। क्लियर। अगर मैंने साइक्लोहेक्सेनॉल को C से रिप्रेजेंट किया और इथेनॉल को E से रिप्रेजेंट किया तो कोई प्रॉब्लम आपको? अगर हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया तो पहला इंफॉर्मेशन अपने पास है PC नॉट, समझिएगा, रिलेट कीजिएगा चीज़ों को, इज इक्वल टू 280 mm ऑफ Hg। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? नो। सो
अगला क्या होगा, PE0 इथेनॉल 168 mm ऑफ Hg। यहीं पे बच्चों छोटा सा सवाल फिर से, इन दोनों में से इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों है, इसका वेपर प्रेशर कम क्यों है? अब आराम से समझना। साइक्लोहेक्सेन है ये और ये इथेनॉल है। मैं यही साइड में काम करता हूँ। साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये हो गया। तो कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन हर जगह 2-2, तो C6H12। ये साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते हो, C2H5OH, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना पता चला आपको, 72 और +12 कितना, 84 यूनिट। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना पता चला आपको, 30 और 16, 46। देख लो। तो सर अभी आपने बोला था कि मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जिसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। आराम से यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए चूँकि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, ठीक। तो इसका वेपर प्रेशर कम होना चाहिए। किसका वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन का। लेकिन सर साइक्लोहेक्सेन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो सर ये तो उल्टी बात हो गई ना। नहीं, बिल्कुल उल्टी बात नहीं है। हमने पहले क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर क्या चेक करना है, डायपोल अट्रैक्शन। जब ये दोनों चीज़ एब्सेंट हो तब, सिर्फ तभी हम बात करेंगे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। आराम से देखो, यहाँ क्या है, OH ग्रुप, और इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH3 CH2 OH। तो यहाँ इस पोर्शन को अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, वेरी स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नो डाउट इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, बट मॉलिक्यूलर मास हम कब चेक करेंगे, जब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो। किसी में एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गया तो वैन डर वाल फोर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है इसके मुकाबले में। समझ में आ रही बात। तो चूंकि वैन डर वाल फोर्स चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल में है, तो इसका मतलब ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है, इथेनॉल में। चूंकि इथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वजह से इसका वेपर प्रेशर कम होगा, मॉलिक्यूल इवेपोरेट होना कम जाएगा। क्लियर है? ये साइड क्वेश्चन था। नाउ आप अपने सवाल पे आ रहे हैं वापस। तो खैर क्या बात थी, क्या डेटा मिला आपको, यहाँ से क्या डेटा मिला कि सर आपको दे रखा है साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल दोनों का वेपर प्रेशर नोट कर लिया हम लोगों ने। यहाँ तक हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं। आगे, इफ़ टू सॉल्यूशंस हैविंग द मोल फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। अगला इंफॉर्मेशन दिया, साइक्लोहेक्सेनॉल का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.32, ठीक है बेटा। इन दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाया, एक का मोल फ्रैक्शन इतना है तो दूसरे का क्या होगा, 1 माइनस इतना। जानते हो ना, दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। ओके, तो इथेनॉल का कितना, तो यही बोल देंगे ना 0.68। क्या ये दे रखा है, नहीं, तो फिर लिखा कैसे, अरे निकाल लिया। कैसे निकाला, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, XA + XB इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया। आगे बढ़ो जरा, क्या बोला, साइक्लोहेक्सेन इक्वल टू 0.32 आर मिक्स्ड, ठीक। एंड द मिक्सचर हैज ए टोटल वेपर प्रेशर, क्या दे रखा है, टोटल वेपर प्रेशर, P टोटल दे रखा है बेटा, इज इक्वल टू 376 mm ऑफ Hg। अब सवाल कह रहा है, विल द मिक्सचर बी एन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत ही प्यारा सवाल है। विल दिस मिक्सचर बी एन आइडियल सॉल्यूशन। सर यहाँ कैलकुलेट करने क्या बोला, फिर कुछ भी नहीं। क्यों, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मतलब डेटा आपको पता है। सवाल क्या पूछा, आइडियल है क्या, ज़रा चेक करो सवाल देखो ठीक से, समझो सवाल कितना स्टैंडर्ड पूछा आपसे। आपको पहला कंपोनेंट का P0 दे दिया, दूसरे कंपोनेंट का P0 दे दिया, दोनों का मोल फ्रैक्शन दे दिया, P टोटल भी दे दिया, तो पूछा क्या भैया। अगर ये सब दे करके यही ना पूछता। क्लियर है? तो देखो ज़रा, ये जो वैल्यू दे रखा है, ये क्या दे रखा है, तो बोलेंगे ये टोटल प्रेशर है सर। समझना प्यारे बहुत ढंग से, टोटल प्रेशर दे रखा है सर। किसका टोटल प्रेशर, सर सॉल्यूशन का प्रेशर। मतलब सर
कि सर इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम दे रखा, मतलब पी सॉल्यूशन इज गिवन टू यू। ठीक है, तो ये कहाँ से पता चला? तो इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंट से पता चला होगा, क्योंकि कैलकुलेटेड तो हम लोग निकालेंगे ना। ये जो डेटा दे रखा है आपको क्वेश्चन में, वो कहाँ से दे रखा है? वो एक्सपेरिमेंट से। मतलब दिस पी टोटल इज एक्सपेरिमेंटल। कैसा है बेटा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और यू कैन ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक, अब सवाल पूछा आपसे घुमा के, विल दिस सॉल्यूशन, विल दिस मिक्सचर बी आइडियल? अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो तुम क्या बोलोगे? पी एक्सपेरिमेंटल विल बी इक्वल टू पी थ्योरेटिकल। क्या मतलब? यही चीज़ तो हम लोग थ्योरेटिकली निकालते हैं ना फॉर्मूला से। अरे कैसे निकालोगे? तो ऐसे निकालेंगे सर, पी टोटल या पी सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू क्या? पी इथेनॉल है तो इथेनॉल के लिए ई लिखा, पी ई नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस पी साइक्लोहेक्सेनॉल का नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ इसी फॉर्मूले से तो निकालोगे ना। बोलो निकालोगे या निकालोगे? तो ये जो फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे ये क्या निकलेगा? थ्योरेटिकल। और ये क्या दे रखा है? एक्सपेरिमेंटल। अगर थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो गया तो बोलेंगे 100% ये सॉल्यूशन आइडियल है, और अगर वैरी कर गया तो बोलेंगे सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। अब ज़रा सॉल्व कर लो, क्या बच गया? इथेनॉल लिया मैंने, कहाँ है इथेनॉल? इसका पी नॉट वैल्यू क्या दे रखा बेटा? 160। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इथेनॉल वाली 0.68। चलिए, प्लस पी सी नॉट मतलब ये 280 इंटू मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.32। बस इसको सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व कर लो और चेक करो। एक ज़ीरो से मैंने ये, चलो सॉल्व करो, फिर देखो वैल्यू कितनी आती। मैं आपको डायरेक्टली देख के बताता हूँ। ये वैल्यू आएगी आपकी 203.84। आप सॉल्व करना, 203.84 mm ऑफ Hg, इतनी वैल्यू आएगी। आप सॉल्व कर लो। ठीक, ओके। तो ये क्या निकला? पी टोटल ही तो निकला। ये पी टोटल निकला कैसा? थ्योरेटिकल या यूं कहो कैलकुलेटेड। कितना? 203.84 इतना mm ऑफ Hg निकला। ठीक, ये क्या है? ये सवाल में दे रखा। ये कौन सा डेटा है? एक्सपेरिमेंटल डेटा। कौन सा डेटा है? एक्सपेरिमेंटल डेटा। मतलब एक्सपेरिमेंटली ऐसे इतना निकला। इसका मतलब ये दोनों चीज़ मैच नहीं हुई। चूंकि ये दोनों चीज़ मैच नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? आपसे क्या पूछा? विल द मिक्सचर बी आइडियल? बोलो, विल द मिक्सचर बी आइडियल सॉल्यूशन? तो क्या बोलेंगे? चूंकि पी एक्सपेरिमेंटल is not equal to P theoretical, इसलिए solution